सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना को शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा त्रिपुरा की सरकार ने। तो अभी त्रिपुरा की सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए प्ले लिटिल स्टडी लिटिल नाम से एक योजना को शुरू किया है। इस प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना को एक तू खेलो एक तू पढ़ो योजना भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है थोड़ा खेलें और थोड़ा पढ़ाई करें। तो अभी कोविड-19 के कारण स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों को, स्टूडेंट्स को ऑडियो और वीडियोस के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। और सबसे खास बात इस योजना में यह है कि जिन भी पेरेंट्स के पास या जिन भी बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उन्हें एसएमएस के थ्रू पाठ्य सामग्री दी जाएगी। अब बात त्रिपुरा की है तो ये रहा मैप में त्रिपुरा, कैपिटल इसकी अगरतला है। मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर हैं रमेश बैस। और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? अखिल अब्दुल अहमद कुरैशी। अच्छा, त्रिपुरा में एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, खर्ची पूजा। ये हिंदू फेस्टिवल है जो कि त्रिपुरा में मनाया जाता है। एक लाई हरोबा फेस्टिवल भी यहीं पे मनाया जाता है। और इस साल के स्टार्टिंग में जनवरी या फरवरी में 10वां नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल वो भी यहीं पे अगरतला में ही मनाया गया था। इसके अलावा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने एक मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना भी शुरू की थी। और इस साल के स्टार्टिंग में यानी कि जनवरी या फरवरी में हमने पहली बार अगरतला में हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया था। वैसे आपको याद होगा ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है ये मुख्य रूप से नागालैंड में मनाया जाता है दिसंबर के महीने में। तो पहले ये नागालैंड में ही मनाया जाता था, लेकिन बाद में फिर इसे मणिपुर में और अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाने लगा और अब इसे त्रिपुरा में भी मनाया गया। अभी त्रिपुरा में ही नेबरहुड क्लासेस भी शुरू हुई थी। बाकी देखो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आप याद रखो, एक तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और एक राजबरी नेशनल पार्क। ये याद रखो आप, बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य में जॉब गारंटी स्कीम शुरू की जाएगी? तो सही उत्तर होगा झारखंड में। तो झारखंड सरकार मनरेगा के तर्ज पर ये जॉब गारंटी योजना शुरू करेगी। और याद रखना, झारखंड इस तरह की योजना को शुरू करने वाला हमारे देश का दूसरा राज्य होगा। इससे पहले भी केरल मनरेगा के तर्ज पर इस तरह की जॉब गारंटी योजना को शुरू कर चुका है। अच्छा, यहाँ पे मनरेगा के तर्ज पर कहने का क्या मतलब हो गया? तो आपको पता है मनरेगा में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब परिवार होते हैं उनको 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो उसी तरह से ये योजना भी शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए होगी। और यहाँ पे इसका नाम क्या रखा जाएगा? इस योजना का मुख्यमंत्री श्रमिक योजना रखा जाएगा। यहाँ पे श्रमिक का मतलब होता है शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इस तरह की योजना को शुरू करने वाला झारखंड दूसरा राज्य होगा, पहला केरल था। तो केरल में इस योजना का नाम क्या रखा गया? तो केरल में इस योजना का नाम रखा है अय्यनकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। और झारखंड में इसका नाम क्या होगा? मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। अब बात आपके झारखंड की है तो ये रहा मैप में झारखंड। कैपिटल क्या है इसकी? रांची है। और रांची में आपको पता है सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर भी है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले ही जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी, उन्होंने हेमंत सोरेन जी को चैंपियन ऑफ चेंज 2019 से सम्मानित किया था। गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा झारखंड के पहले प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला था, यानी कि झारखंड से अभी तक किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग नहीं मिला था। तो ये नाम इंपॉर्टेंट होगा। किसको मिला था? सोहराय और कोहबर कला को जीआई टैग मिला था। और वैसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया झारखंड के धनबाद को कहते हैं। और यहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? रवि रंजन है। एक रवि शंकर झा भी आप नाम सुनोगे जो कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। इसके अलावा भारत का दूसरा मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन भी कहाँ पे हुआ था? झारखंड के साहिबगंज में हुआ था। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये दूसरा है, पहला आपके वाराणसी में है जिसका उद्घाटन 2018 में हुआ था। और अभी झारखंड सरकार ने प्रज्ञाम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था और तत्पर प्रोग्राम भी शुरू किया था जो माइग्रेंट्स हैं, जो प्रवासी हैं, उनको अपने राज्य में पहुंचाने के लिए। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है, अभी स्टेगोडन ये किस प्रकार का जानवर है जिसका भी जीवाश्म उत्तर प्रदेश में पाया गया? तो सही उत्तर होगा ये हाथी है। मतलब हाथी की ही एक किस्म है ये स्टेगोडन, जिसका जीवाश्म अभी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास खोजा गया था। स्टेगोडन ये विलुप्त हो चुके हाथी हैं जिनमें विशिष्ट दांत और दाढ़ होते हैं। और अभी इनका जीवाश्म पाया गया है उत्तर प्रदेश में। और ये जो जीवाश्म खोजा गया है ना, ये 5 से 8 मिलियन साल पुराना है। अभी उत्तर प्रदेश में खोजा गया है। तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या है इसकी? लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है।
और याद रखना जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इनका निर्वाचन क्षेत्र भी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश से, जिसके कारण अभी उत्तर प्रदेश न्यूज में रहा था। जैसे कि पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना था आपका उत्तर प्रदेश। उसके अलावा जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य भी बना था उत्तर प्रदेश, गूगल के साथ मिलकर के। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी आपका बना था उत्तर प्रदेश। उसके अलावा कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बना था आपका उत्तर प्रदेश ही। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों के अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा वाला पहला राज्य भी आपका उत्तर प्रदेश ही बना था। और उत्तर प्रदेश का जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो पहला सरकारी हॉस्पिटल बना प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला। उसके अलावा उत्तर प्रदेश ने अभी अन्नपूर्णा व आपूर्ति पोर्टल भी लॉन्च किया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग भी मिला था। अभी इसी ने प्रवासन आयोग यानी कि माइग्रेशन कमीशन की भी स्थापना की थी। और उत्तर प्रदेश 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में बदलेगा। मतलब ये जो 800 किलोमीटर की सड़कें होगी, इसके दोनों साइड में हर्बल पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जैसे कि नीम के पेड़, पीपल के पेड़, इस तरह से, जिनसे दवाइयां बन सके। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने ही आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। जन सुनवाई पोर्टल भी लॉन्च किया था। और श्रमिकों को रोजगार देने के लिए यूपी स्टार्टअप फंड भी शुरू किया था सिडबी के साथ मिलकर के। और बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा याद रखना भी उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य भी बन गया है। तो इन सब कारण से भी उत्तर प्रदेश न्यूज में था, ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे यानी कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 23 जून को, यानी कि आज ही के दिन। तो हर साल 23 जून को ही ये संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन लोक सेवकों के काम को पहचानने और युवा लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, 23 जून को एक और डे मनाते हैं, इंटरनेशनल विडो डे, अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो जून महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डे अभी तक हमने मनाए हैं सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूं। अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलना, और अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपके लिए सारे डेज में यहाँ पे लिख दूंगा ताकि आप देख देख के बोल सको। बोलना जरूर, क्योंकि बोलने से चीजें याद होती है। जैसे 1 जून को हमने मनाया वर्ल्ड मिल्क डे, 3 जून को मनाया विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को मनाया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को मनाया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को मनाया वर्ल्ड ओशियन डे, 8 जून को एक और डे मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। फिर 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे के रूप में मनाया। 12 जून को बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया। 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के रूप में मनाया। वैसे 15 जून को ग्लोबल विंड डे भी मनाते हैं। फिर 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस के रूप में मनाया। फिर 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के रूप में मनाया। फिर 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया। 18 जून को ही ऑटिस्टिक प्राइड डे भी मनाया। और आपको याद होगा इस बार 18 जून को कर्नाटक ने मास्क दिवस भी मनाया था, वो भी आप याद रखो। फिर 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया। और 21 जून को ही वर्ल्ड म्यूजिक डे के रूप में भी मनाया था। और 21 जून को ही वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में भी मनाया था। ये तीनों मैंने आपको कल बताए थे। और अब 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि अब ये मंथ खत्म होने की ओर है। तो जितना रिवीजन करना है अभी अभी कर लो आप, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट मंथ पे जाएंगे फिर हम इन मंथ को नहीं छुएंगे, फिर मैं आपको अगले मंथ के ही रिवाइज कराता रहूंगा। और हाँ, अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इन्हें लाइक और शेयर जरूर कर देना, आप भूल ना जाओ, इसलिए मैं अभी आपको याद दिला रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस देश ने विवादित क्षेत्रों का मौसम बुलेटिन जारी किया है? तो सही उत्तर होगा नेपाल ने। अच्छा, आपको पता होगा जब लिपुलेख के रास्ते में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक पुल का उद्घाटन किया था, उसके बाद से ही नेपाल ने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा इन तीनों क्षेत्रों को अपना हिस्सा बता दिया था और उसे अपने मैप में भी शामिल कर लिया था। और मैप में शामिल करने के बाद उस मैप को अपनी संसद से भी पास करा दिया था।
तो अब वहां के एक रेडियो स्टेशन ने इन क्षेत्रों के लिए मौसम बुलेटिन यानी कि मौसम की जानकारी देना भी शुरू कर दिया है। अच्छा, इस घटना से आप कुछ चीज लिंक कर पा रहे हो क्या, कुछ को रिलेट कर पा रहे हो? तो आपको याद होगा जो पीओके में हमारा हिस्सा है जैसे कि मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान, तो उसके बारे में भारतीय मौसम विभाग ने मौसम की जानकारी को देना शुरू कर दिया था, वो भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसी प्रश्न में नेपाल से एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी नेपाल ने भारतीयों के लिए नागरिकता कानून में भी बदलाव कर दिया है, संशोधन कर दिया है। अब क्या बदलाव करा? अगर कोई भारतीय महिला नेपाली व्यक्ति से शादी कर लेती है तो उसे 7 साल बाद ही वहां की नागरिकता मिलेगी। पहले क्या होता था, जैसे कि कोई भी भारतीय महिला है, उसने नेपाली व्यक्ति से शादी कर ली, तो शादी करने के बाद जैसे ही वो भारत की नागरिकता को छोड़ती है तो उसे वहां की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उसे 7 साल इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा देखो, बात नेपाल की है तो ये रहा मैप में नेपाल। कैपिटल इसकी काठमांडू है और नेपाल के काठमांडू में ही सार्क का हेडक्वार्टर भी है। करेंसी है नेपाली रुपया। प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। आपको याद होगा नेपाल देश बाघों की आबादी को दुगना करने वाला दुनिया का पहला देश बना था और दूसरा बना था भारत। और इसी साल नेपाल ने स्कूली बच्चों के लिए योग शिक्षा को भी अनिवार्य करने का निर्णय लिया था और नेपाल ने कहा है कि वो 2021 की जनगणना में पहली बार एलजीबीटी समुदाय की गणना भी करेगा। एलजीबीटी मतलब होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। और नेपाल में भारतीय राजदूत कौन बने थे? विनय मोहन क्वात्रा बने थे, इसी साल की बात है। तो ये पॉइंट्स आपको कुछ नेपाल से याद रखने। बढ़ते आगे। फिर अभी आयुष मंत्रालय ने योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किसे चुना है? सही उत्तर होगा अनुष्का शर्मा को। तो अभी आयुष मंत्रालय ने योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को चुना है। तो ये लोगों को योग करने के लिए प्रेरित करेंगी। और इसी के साथ अभी आयुष मंत्रालय ने 21 जून को ही यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ही माई लाइफ माई योग प्रतियोगिता को भी आयोजन किया। माई लाइफ माई प्रतियोगिता का बारे में आपको बता चुका हूँ। वीडियो ब्लॉगिंग है जिसमें आपको कोई भी जो आप योग करते हैं उसका वीडियो बना करके अपलोड करना था, उसकी खासियत के बारे में, उसके फायदे जो आपको हुए उसके बारे में आपको बताना था। बाकी आयुष मंत्री कौन है? हमारे श्रीपद येसो नायक है। इनका निर्वाचन क्षेत्र है नॉर्थ गोवा। अच्छा, ये तो आपको पता है। अभी 21 जून को अपन ने इंटरनेशनल योगा डे मनाया था। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ, चलो इसकी थीम क्या रही थी? थीम बताओ चलो आप मुझे। बाकी मानुषी छिल्लर 2017 की मिस वर्ल्ड रही थी ये, और अभी adidas की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है। सानिया मिर्जा की बात करेंगे, भारतीय टेनिस प्लेयर है और इनका नाम न्यूज में इसलिए था क्योंकि फेड कप जीतने वाली पहली भारतीय टेनिस प्लेयर बनी है ये नाम इंपॉर्टेंट। बाकी दिया मिर्जा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर है और अभी इनका कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल के लिए चुने गए खिलाड़ियों की सूची जारी की है, जिसमें भारत के निकी पूनाचा को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट प्लेयर पैनल में शामिल किया गया है। तो भारत से इन्हें चुना है, तो आपको इनका नाम याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपके लंदन में है और इसके प्रेसिडेंट का नाम है डेविड हेगर्टी। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी किस IIT ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए हर दिन 25,000 मास्क बनाना शुरू कर दिया है? तो आंसर होगा IIT कानपुर ने। तो अब IIT कानपुर रोजाना 25,000 मास्क बनाएगा और ये मास्क जो होंगे N95 और N99 की खूबियों वाले मास्क जो बाजार में उपलब्ध है उससे भी सस्ते होंगे। अच्छा, यहीं पे इसी क्वेश्चन में IIT से रिलेटेड 2 और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। IIT गुवाहाटी। अभी IIT गुवाहाटी ने कोविड-19 के लिए स्थानीय बाजारों में उपलब्ध सामग्री को यूज करके एक सस्ता नैदानिक यानी कि डायग्नोस्टिक किट भी बनाया है और उस किट का नाम है VTM वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया। इसके अलावा IIT मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसने मध्य हिमालयी क्षेत्रों में किसानों की इनकम में मदद करने के लिए हर्बल इन्फ्यूजन तकनीक भी डेवलप की है। हर्बल इन्फ्यूजन तकनीक का मतलब हो गया जड़ी बूटियों से आवश्यक उत्पाद बनाना। और देखो, आप में से अगर कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, अभी जनवरी से लेके जून तक जितने भी IITs आपके न्यूज में रहे थे उनका ऑडियो मैंने बना दिया है, तो ऑडियो आप सुन सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, ऑडियो लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी वैसे अभी मैंने शायद इसका वीडियो भी बना दिया है, तो आप ऑडियो भी सुन सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। फिर है इंडिया आइडिया समिट। भारत और किस देश के बीच एक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक वार्षिक सम्मेलन है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अभी यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने घोषणा की है कि ये जो इंडिया आइडिया समिट 2020 है, इसे 20 और 22 जुलाई को आयोजित किया जाएगा और ये इसकी 45वीं समिट होगी, 45th एडिशन होगा। तो ये जो समिट है ये यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा आयोजित किया जाता है।
अब बात अमेरिका की है। ये रहा मैप में अमेरिका, कैपिटल इसकी वॉशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, कौन से नंबर के हैं? तो 45वें नंबर के हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी का नाम क्या है? मेलानिया ट्रंप। और इनके अभी ऊपर एक बुक भी लिखी गई थी जिसका नाम है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। किसने लिखा था? मैरी जॉर्डन ने लिखा था। इसके अलावा याद रखना, अमेरिका G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समूह में शामिल होगा। और इसी तरह से अमेरिका ने ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने की घोषणा भी कर दी थी और WHO से भी पूरी तरह से अलग होने की घोषणा कर दी थी। और अमेरिका में भारतीय राजदूत बने हैं तरनजीत सिंह संधू। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। तो जब भी राजदूत या उच्चायुक्त यानी कि एम्बेसडर या हाई कमिश्नर का क्वेश्चन आता है तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, वो सभी देश जिन पे कभी न कभी ब्रिटिश शासन रहा है तो वहां पे हम शब्द क्या यूज करते हैं? हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त। और वो देश जिन पे कभी भी ब्रिटिश शासन नहीं रहा वहां पे हम क्या शब्द यूज करते हैं? एम्बेसडर यानी कि राजदूत। वहां पे भारत के रिप्रेजेंटेटिव को एम्बेसडर बोला जाता है। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है कि जो अमेरिका है उस पे भी तो ब्रिटिश शासन रहा था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम अमेरिका में जो भारतीय रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर नहीं बोलते, उसको हम एम्बेसडर बोलते हैं, राजदूत बोलते हैं। ऐसा क्यों? और मैंने आप लोगों को जो राजदूत और उच्चायुक्त यानी कि एम्बेसडर और हाई कमिश्नर का ऑडियो बना करके दिया था वहां पे इस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया था। अगर आपको याद है तो बताना। और अगर आपने वो ऑडियो अभी तक नहीं सुना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन करके, तो आप वो सुन सकते हो ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी अभी यूएसए क्रिकेट टीम के कोच कौन बने थे? जे अरुण कुमार बने थे। इसके अलावा एक और पॉइंट बताता हूं, अभी अमेरिका के डेलावेयर प्रांत में भगवान हनुमान जी की 25 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य के साथ 100 मेगावाट सौर परियोजना विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र के साथ। तो अभी टाटा पावर ने महाराष्ट्र में 100 मेगावाट की सौर परियोजना विकसित करने के लिए महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है। अब महाराष्ट्र की बात है, अच्छा महाराष्ट्र से पहले टाटा पावर की बात कर लेते हैं। टाटा पावर का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है और इसके CEO हैं प्रवीर सिन्हा। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर बने थे कौन? शार्दुल ठाकुर बने थे। अब बात महाराष्ट्र की भी है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र, कैपिटल मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? मुंबई हाईकोर्ट के दीपांकर दत्त बने थे। उसके अलावा भी आपको याद होगा महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम चेंज कर दिया और क्या कर दिया? पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग। अभी मर्सर का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 आया था और उसमें भारत का सबसे महंगा शहर रहा था आपका मुंबई, जो कि पूरे विश्व में 60वें नंबर पे था और वैसे टॉप पे था हांगकांग। उसके अलावा जो औरंगाबाद एयरपोर्ट है उसका नाम बदल करके संभाजी एयरपोर्ट रख दिया गया है। उसके अलावा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी बना है आपका महाराष्ट्र। अभी ई संजीवनी OPD ऑनलाइन सर्विस भी शुरू की थी इसने। और यहाँ की जो लोनार लेक है जो कि एक क्रेटर लेक है उसका रंग अभी जो पानी का है वो लाल हो गया था, तो ये भी न्यूज में आई थी, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2020 में एशिया की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो आंसर होगा 0.1%। तो अभी ADB ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया है कि एशिया की जो ग्रोथ रेट रहेगी 2020 के लिए वो 0.1% रहेगी। और इससे पहले आपको याद होगा कुछ समय पहले ही ADB ने भारत की GDP ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 2020-21 के लिए -4% रहने का अनुमान लगाया था। और काफी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि माइनस नहीं होगा पॉजिटिव होगा, तो मैं आपको बता दूं अगर वहां पे आप पढ़ोगे या कहीं पे आपने पढ़ा होगा तो माइनस नहीं बताया होगा, वहां पे एक शब्द का इस्तेमाल हुआ होगा कॉन्ट्रैक्ट, या हिंदी में बोलेंगे तो संकुचित, तो उसका मतलब यही होता है सुकड़ गई है माइनस में, -4%। उसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 यानी कि अगले वित्त वर्ष में GDP ग्रोथ रेट भारत के रहने का कितना अनुमान लगाया? 5% रहने का अनुमान लगाया है, तो वो भी ध्यान रखना। और वैसे अभी कुछ समय पहले ADB ने महाराष्ट्र को 2 बार लोन दिया था। एक तो $177 मिलियन का लोन दिया था सड़क बनाने के लिए, उसके बाद $346 मिलियन का लोन दिया था ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध करवाने के लिए। ADB की बात करेंगे, स्थापना 1966 में हुई, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है और फिलीपींस में अभी भारतीय राजदूत भी बने थे। कौन बने थे? शंभू एस कुमारन बने थे। ADB के अध्यक्ष कौन है? मसात्सुको असाकावा है। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में जारी अमेरिकी बॉन्ड धारकों की सूची में भारत किस स्थान पे रहा? सही उत्तर होगा 12वें स्थान पे। तो अभी अप्रैल के एंड तक
भारत के पास 157.4 अरब डॉलर के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड थे, जिसके साथ भारत दुनिया में 12वां सबसे बड़ा अमेरिकी बॉन्ड धारक बन गया है। नंबर 1 पे कौन है? जापान, यानी कि जापान के पास सबसे ज्यादा 1266 बिलियन डॉलर के अमेरिकन सरकारी बॉन्ड है। फर्स्ट पे जापान, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे ब्रिटेन और 12 पे है भारत। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसने जीता है, तो सही उत्तर था ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है, इसे लाइक और शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज कम से कम वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और जाने से पहले इसे अपने कम से कम एक दोस्त के साथ या एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर देना।